Hello students, once again welcome to all of you in history classes for class 12. Dear students, we have completed our first chapter bricks, beats and bones, and from today by this video I am going to start second chapter of our syllabus. Early states क्या है इसमें हमारा चैप्टर बेटा किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज मीन्स राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं कब कौन सा टाइम पीरियड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा 600 ईस्वी से लेकर के 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक एडी की को क्या कन्वर्ट कर दिया गया है आजकल सीई में सी मीन्स कॉमन एरा। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता के बाद में क्या होने लगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट तरह के क्या हुए, यहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट हुए। जैसे यहाँ पे बेटा ऋग्वेद का लेखन कार्य हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे कृषक बस्तियों का उदय यानी यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो भी हमें एक तरह से फिर से देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ अंतिम संस्कार जो फनेरल थे बेटा, जो अंतिम संस्कार किया जाता था वो डिफरेंट तरीके से किया जाने लगा। इसके साथ ही क्या देखने को मिलता है कि नए यहाँ पे नगरों का उदय, ठीक है, राइज ऑफ न्यू टाउन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वही सारी चीज़ें बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो बेटा शुरू कहाँ से करेंगे हम, ये चैप्टर शुरू करेंगे द 16 महाजनपद से, 16 महाजनपदों से। सबसे पहले हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद 16 महाजनपदों के जो विशिष्ट अभिलक्षण थे, व्हाट वर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दीज 16 महाजनपद। उन महाजनपदों में से बेटा जो मगध था वो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। तो क्या उसका रीज़न था, व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ मगध एम्पायर, ये हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद में इसके जो डिफरेंट मगध एम्पायर के जो डिफरेंट रूलर्स थे बेटा, जैसे बिम्बिसार के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में अजात शत्रु, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। और उसके साथ रीजंस जो थे मगध साम्राज्य के एक्सपेंशन के, वो बहुत सारे रीजन थे। जैसे जोग्राफिकल रीजंस क्या थे, वहाँ पे वास्ट आर्मी थी उनके पास, रिच आयरन रिसोर्सेज थे, उसके साथ साथ गुड इकोनॉमिक कंडीशंस थी। जोग्राफिकल कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हुए मैं आपको बताते हुए चलूँगी कि क्यों इन सभी 16 महाजनपदों में से जो मगध साम्राज्य था, वो मगध का साम्राज्य इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों हो गया। इसके साथ साथ बेटा मौर्यन के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, मेन सोर्सेज ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। बेसिकली यहाँ पे मैगस्थनीज की इंडिका की, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या बताया, मैगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका बेटा, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये। इसके साथ साथ बेटा अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, और अलॉन्ग विद इट जो डिफरेंट सोर्सेज है मौर्यन हिस्ट्री के लिए, उसके बारे में जैन और बौद्ध संघ के बारे में। उसके साथ साथ एपिग्राफी एंड नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा बिंदुसार, अशोक, ठीक है, और इन सभी के बारे में, अशोक का जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में, मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद इट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बेटा जो अशोक की धम्म की नीति थी, ठीक है, धम्म ऑफ अशोक, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का। वहाँ से क्वेश्चन बनता है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनता है बेटा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ महाजनपद से क्वेश्चन बनता है, साथ ही साथ व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ मगध एम्पायर, यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम इन सारी चीज़ों का और क्या करेंगे इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब, इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकास धम्म, अशोक के धम्म के क्या सिद्धांत थे, व्हाट वर द मेन प्रिंसिपल्स, ठीक है। अलॉन्ग विद इट इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे बेटा, कौन कौन से मुख्य अभिलेख थे, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और व्हाट वाज द हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, इन इंस्क्रिप्शंस का हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनता है बेटा इस चैप्टर में से कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एपिग्राफिस्ट, की कौन कौन सी समस्याएं आती हैं एपिग्राफिस्ट को, अभिलेख शास्त्रियों को इतिहास को लिखने में। क्या है, जैसे कई बार अभिलेख क्या होते हैं बीच में से
जो उन पे वर्ड लिखे हुए होते हैं, अंकित किए हुए थे, वो बेटा मिट जाते हैं। कई बार लिपि समझ में नहीं आती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है अभिलेख शास्त्रियों को यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी मौर्यंस की, इंपॉर्टेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है, एंड द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में बेटा पढ़नी है। ठीक है, तो इट वाज द आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। अब थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो बेटा शुरू करते हैं एक बार इस चैप्टर को हम कहाँ से एक बेसिक एलिमेंट्स बताते हुए मैं शुरू करना चाहूँगी, इसकी एक समराइज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इस समय में जो हिस्ट्री है इसको जानने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल है। जिन सोर्सेज में कौन कौन से बेटा हमारे एपिग्राफीज हैं, हमारे यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं, ग्रंथ जिनको कहते हैं, साथ ही साथ कॉइन्स हैं, और उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे हमें चित्र भी मिले हैं। अशोक के जो अभिलेख थे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर कौन सा था इस टाइम पीरियड का? अशोक था। बेटा जो अशोक के अभिलेख थे उसमें ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, जो ये लिपियाँ जो थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो किसने पढ़ी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप, उसने इस लिपि को पढ़ने में सफलता पाई, और उसके बाद से ही जो अशोक का इतिहास था बेटा उसको हम अच्छे से जान पाए। ठीक है, साथ ही साथ ये बहुत एक क्या था, चेंजिंग टाइम पीरियड था। किस तरह से चेंजिंग टाइम पीरियड था? क्योंकि इस समय में इस समय में किस के साक्ष्य मिलते हैं? देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन इस समय में हमें साक्ष्य मिलते हैं कि लोहे का जो प्रयोग था वो होना शुरू हो गया था, और ये जो प्रयोग था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया था। और इसी के साथ साथ लोहे के साथ साथ जब इस लोहे का प्रयोग बढ़ा तो बेटा सिक्कों का विकास होता चला गया, और इसी से और जो डिफरेंट फिलोसफीज थी जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सभी का क्या हुआ यहाँ पे राइज हुआ, वो बाकी हम सारा चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में हमें इस चैप्टर में पता चलता है। कौन कौन से थे? जैसे मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती, वज्जी, ये सभी मुख्य थे, 16 महाजनपदों में शामिल थे। ठीक है, अब बेटा 6th सेंचुरी BC से लेकर के 4th सेंचुरी BC तक मगध जो था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल, एम्पावर होकर के एक महाजनपद बनकर उभरा। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। क्या थे? एक तो सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है, उसमें साथ ही साथ उसके पास में लोहे के बहुत ज़्यादा विशाल भंडार थे। अब हाथियों की उपलब्धता बहुत थी, सस्ता और सुगम क्या था यहाँ पे, बहुत एक अच्छा सा ट्रांसपोर्टेशन, और साथ ही साथ इनके पास में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस राजा थे, किंग्स थे। एम्बिशियस राजा यानी वो और निरंतर क्या चाहते थे? आगे से आगे अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते थे। ठीक है, इसी सीरीज में चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र था बेटा अशोक, ही वॉज मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, इसने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य में कलिंग को जोड़ा। कलिंग जो आज के ओडिशा से है बेटा। मौर्य साम्राज्य के जो 5 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट केंद्र थे वो कौन कौन से थे बेटा? इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसके साथ साथ 4 हमारे इनके क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और सुवर्णगिरी थे। अब इन सब का उल्लेख हमें कैसे पता चलता है? इन सब के बारे में इन सब का जो उल्लेख है वो हमें पता मिलता है किसमें? अशोक के एपिग्राफीज में, अभिलेखों में हमें पता, इंस्क्रिप्शंस में हमें पता चलता है। ठीक है बेटा, मेगास्थनीज जो है क्या कहता है? मेगास्थनीज के अनुसार जो मौर्य की जो सैनिक गतिविधियां, मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी, उनका जो कंडक्ट था वो किस तरह से किया जाता था बेटा? उसके लिए एक समिति, एक कमेटी बनाई हुई थी, और वो कमेटी में क्या थी? 6 सब कमेटीज थी। ठीक है, इनमें से दूसरी क्या थी? सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेकंड सब कमेटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे अभी चैप्टर में, बिल्कुल डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या था? इट वॉज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ दी किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, राजा, किसान और नगर, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अब इसमें इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा? कंटेंट रीड करते हुए 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप कंटिन्यू योर स्टडीज। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।